तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जानों का, यह है एहसान हुक्मरानों का। पाकिस्तान के फैसले लंदन में हो रहे हैं, मजीद फैसले अमेरिका में होंगे। मुल्क में इस वक्त आफत आई हुई है और हमारा वज़ीर आज़म जो है वो लंदन जा करके और अपने भाई के चरणों में बैठा हुआ है। वो आदमी अपना एक्सरे दिखा करके भागा इमरान खान के दौर में, और वही आदमी आज रेलिवेंट है, बाकी सब इररेलेवेंट हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं जी हम ₹0.08 हम पेट्रोल जो है सस्ता करने जा रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, यानी 8 पैसे ये रिलीफ है उनके लिए। 8 पैसे क्या होते हैं? मुफ्ती इस्माइल को पता है कि पैसा पाकिस्तान में से तर्क कर दिया गया। बहुत शर्मनाक हरकत हुई, शर्मनाक। सरकारी टीवी का जिस तरह इस्तेमाल हुआ और उसमें मजहबी मुनाफरत फैलाई गई, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। Anyway, I spoke to the channel head, और उसने मुझे कहा कि इमरान खान को रगड़ा लगा। मैंने कहा रगड़ा किस चक्कर में लगाना है? पहला आपका रिएक्शन क्या था ये जब आपने बात सुनी कि जी ये कराची वाले खुद अपने दुश्मन हैं? आप वाहिद आदमी नहीं है जिसके सर में ये सौदा खन्नास सवार हुआ है कि कराची वाले अकलियत में है। ये कराची तुम्हारा पूरा मुल्क चलाता है। सरकार के पैसों पे ये लाल गुलाबी बातें करने वाले तुम आखिरी आदमी नहीं हो। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चकवाल जलसे की, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात और हुकूमती तरजीहात का जिक्र करेंगे और सियासत में मजहब का इस्तेमाल, इसकी कोशिश पर भी नजर डालेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अब तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जानों का, यह है एहसान हुक्मरानों का। ये नौहा किसी और का नहीं, हमारे ही वतन अजीज पाकिस्तान का है। अब यहाँ उनकी हुक्मरानी है जिन्हें अपनी तजर्बाकारी पर नाज बहुत था। कोई एक जमात नहीं, पूरी 13 जमातों के तजर्बाकार इकट्ठे होकर निजाम रियासत चला रहे हैं। तजर्बाकारी मुलाहिजा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कि अवाम शिद्दत गम से चिल्ला रहे हैं। स्क्रीन पर आप उस बेबस, मजबूर, लाचार, लुटी पुटी मां को देख रहे हैं। ये वो बदनसीब मां है जिसका आशियाना पहले सैलाबी रेले ने उजाड़ दिया, फिर इसके जिगर का टुकड़ा सैलाब के बाद फूटने वाली वबाई अमराज ने छीन लिया। इस नन्हे फूल के लाशे को उठाकर ये किसके दर पर दुहाई दे? वक्त के हाकिम शहबाज शरीफ साहब की तरजीहात, मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत है। इस गरीब और बेबस मां के लाल के जनाजे को कंधा देना इनकी तरजीहात में दूर दूर तक नहीं। इस गरीब की किस्मत में यही लिखा है कि वो लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहलो अयाल और शाही खानदान के साथ जारी तस्वीर को देख देख कर अपना गम गलत करे। ये है इनकी तजर्बाकारी। ये है तजर्बाकारी अवाम पर भारी पड़ रही है, तो इसमें हुक्मरानों का क्या कसूर? ये किया धरा तो वक्त और हालात का है। बिजली के बिल गरीब मजदूर की महीने भर की तनख्वाह से भी ज्यादा है, तो इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत गरीब को चंद 100 या चंद हजार का रिलीफ देने लग गई तो फिर निजाम कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि मईशत इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। लेकिन अगर हुक्मरान अपनी मर्जी की नैब तरामीम करके 2400 अरब रुपए की करप्शन केसेस मुआफ कर ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है इस हुकूमत की तजर्बाकारी। खबर यह भी है, ज़राई मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान में आटा बहुत महंगा हो गया है, 130 रुपए तक महंगा। मगर मुश्किल यह है कि इतना महंगा होकर भी नहीं मिल रहा। यह है इनकी तजर्बाकारी। एक और तजर्बाकारी मुलाहिजा कीजिए। बरसर इख्तिदार पार्टी नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि वो इन मुश्किल फैसलों में शामिल ही नहीं, अवाम के साथ खड़ी हैं। देखा आपने इख्तिदार में अवाम के पैसों से प्रोटोकॉल कैसा लिया जाता है और दामन पर मुश्किल फैसलों के दाग भी नहीं पड़ने दिए जाते। ये होती है तजर्बाकारी। बल्कि कुछ लोग तो इसे फनकारी कहते हैं। मगर सितम यह है कि इस तजर्बाकारी या फनकारी को इमरान खान ललकार रहे हैं, मुसलसल नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। ये बात उन्होंने आज चकवाल जलसे में भी दोहराई ताकि सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम की मंजिल हासिल की जा सके। इस मुतालबे को लेकर सितंबर के आखिरी हफ्ते को फैसला कुन करार दिया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? लॉन्ग मार्च होगा या इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? इसी का जवाब लेंगे सिद्दीक जान और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, इमरान खान साहब जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं, लंदन में भी कुछ फैसले हो गए हैं, जीत किसकी देख रहे हैं आप? देखें, बात यह है कि अभी तो जीत किसकी होती है, लेकिन मैं आवाम की और मुल्क की जो है वो शिकस्त देख रहा हूँ। मुल्क पूरा इस वक्त जिन हालात में है, मुआशी हालात देख लें, सैलाबज़दा इलाकों की सूरत हाल देख लें, आवाम की मुश्किलात देख लें, लेकिन अभी भी
हमारे यहाँ जो है वो नए खेल खेलने की तैयारियाँ हो रही हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान के फ़ैसले लंदन में हो रहे हैं, मज़ीद फ़ैसले अमेरिका में होंगे, और पाकिस्तान से बाहर जिस तरह से हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हुए हैं और वहाँ सारे फ़ैसले हो रहे हैं, और जिस तरह से बयानिया बन गया है आम तकर्रियों के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के लिए बहरहाल किसी तौर पर भी पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। और ज़ाहिर है जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये बयान देंगे सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ को ये शो कराया जा सके कि नवाज शरीफ आज भी रेलिवेंट हैं, उनको रेलिवेंट दिखाने के लिए अगर नून लीग के रहनुमा ये बयान देंगे कि सब पाकिस्तान के बड़े फ़ैसले, तमाम तकर्रियों के फ़ैसले नवाज शरीफ ने करने हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये बयानिया तो अपनी जगह बनाएगा। एक सजायाफ्ता मुजरिम शख्स, मफरूर, इश्तिहारी, फरारी, भगोड़ा जो पाकिस्तान के अदालों को मतलूब है, जो पाकिस्तान जिसका वकील पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं हो सकता जब तक वो पाकिस्तान आके सरेंडर ना कर दे, जो यूके की अदालतों और इदारों के धक्के खाता फिर रहा है कि खुदा का वास्ता है मुझे पाकिस्तान ना भेजना, और उससे दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मेरा मुल्क है, तो फिर उसको ये इख्तियार देना तो सवालात तो उठेंगे। और फिर एक ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि जो काम वो डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, जब वो जो है वो MNA नहीं बन सकते तो वो तमाम MNAs को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो सदर भी पार्टी के नहीं हो सकते, उनको सदारत से भी फारिग कर दिया गया था। तो ऐसी सूरत हाल में उनको तायात कायद बना दिया गया, और अब बड़े फैसले अगर उनसे करवाने की बात होगी तो ज़ाहिर है नून लीग के खिलाफ बयानी तो बनेगा। और फिर एक ऐसे हालात में जब रोज़ाना ही अब तो लोगों को ज़ाहिर है लोगों को तो हमसे बेहतर पता ही है प्रैक्टिकली कि इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात क्या हैं, लेकिन अब एक और जो अफसोसनाक चीज़ जो होने जा रही है वो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बहुत क्राइसिस में है, लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं, और बल्कि लोगों को निकालना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि 2 से 3 अरब डॉलर की हमने सिर्फ जो है वो कपास मंगवानी है, पैसे हमारे पास हैं नहीं, सब्जियां हमने इंपोर्ट करनी हैं, गंदम हमने इंपोर्ट करनी है, और दूसरी तरफ डॉलर का रेट आप देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। जो इन्होंने रिलीफ देना था 15 तारीख को वो अभी तक अनाउंस नहीं किया पेट्रोल और डीजल पर, तो हालात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उनका फ़ैसला उन्हें मालूम है, अभी तक मुतज़ाद आ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना पड़ेगा, कुछ तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इमरान खान सिर्फ ये डरा रहे हैं लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक तो इमरान खान अपने मोमेंटम को मजीद बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उनके जलसों में शुरा की तादाद, अभी आप चकवाल का जलसा देख लें, ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान का जलसा था, सिर्फ चकवाल का जलसा नहीं था। तो इमरान खान तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हुकूमत पिछड़ती जा रही है, और समझ किसी को नहीं आ रही कि फैसले यहाँ पर क्या होंगे और आगे आने वाले दिन क्या होंगे। नूर आरफीन, शहबाज शरीफ साहब गए हैं, और हमने आज प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह बात की कि यहाँ पर सैलाब ज़दगान पर जो आफत टूटी है, ये आपको लगता है कि वाकई इतना ज़रूरी था मल्का बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करना? सदर पाकिस्तान को भी भेजा जा सकता था, कोई और भी जा सकता था, तो वो सिर्फ भाईजान से मुलाकात के लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत गिराने के फार्मूले वहाँ पर डिस्कस हुए हैं, और कुछ तैनातियाँ डिस्कस हुई हैं, हुकूमत कैसे आगे चलानी है डिस्कस हुआ है, तो असल मकसद आपको लगता है ये मुलाकात था या वाकई मल्का बरतानिया की आखिरी रसूमात? देखिए, सबसे पहले जिस बेहिसी पर आप मुझे फुल टॉस बना करके मुझसे तबर्रा करवाना चाह रहे हैं, मुझे कोई आर नहीं है, बात ठीक है, लेकिन इस हद तक तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये बेवक्त की रागनी थी। ऐसे एक वक्त में जो फुटेजेस अभी आपने चलाई, अगर आप बिल्कुल खामोश भी रहते तो भी मेरा ख्याल है दिलों को चीर देने के लिए ये सब कुछ काफ़ी था। मुल्क में इस वक्त आफत आई हुई है, और हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लंदन जा कर के और अपने भाई के चरणों में बैठा हुआ है। लेकिन ये नून लीग की तारीख़ है। पाकिस्तान में जिस वक्त कराची में हीट वेव से लोग मर रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ जो है वो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ नून लीग की हद तक बेहिसी महदूद नहीं है। मुल्क में आने वाला पिछला अगला एक वज़ीर आज़म इस बेहिसी से आरी नहीं है। मैं इस डिटेल में गया तो बहुत सारी चीज़ें दरम बरम हो जाएंगी, मैं किसी को एम्बेरस नहीं करना चाहता, मुद्दे पे रहता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे भाई अभी सिद्दीक जान साहब ने 2-3 इस्तारे नवाज शरीफ की शान में कहे, मफरूर, मुलजिम, भगोड़ा। मेरे भाई आप 2-4 मुगल्लिज़ात भी उनके नाम के साथ बक सकते हैं, बकिए, लेकिन इसे मैं खिजालत के अलावा, खिसियाट के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि ये पाकिस्तान की वो तारीख़ है जिसे मैं और आप मिल कर के भी बदल नहीं सकते। आप कोशिश कीजिए, आप चीखिए, चिल्लाइए, अपना गला छीन लीजिए, लेकिन ये होगा कुछ नहीं। मैंने एक रोज़ अखबार उठाया और उस अखबार में नवाज शरीफ के एग्ज़ाइल की खबर छपी थी। मैंने उस दिन से कॉलम लिखना बंद कर दिया। मैंने सोचा था ये आखिरी जलालत है जो हमारे साथ हुई है, नवाज शरीफ का फरार।
लेकिन नहीं, वो आखिरी काम नहीं था, उसके बाद और बहुत सारे काम हुए। मैंने ये जो तस्वीर देखी ना नवाज शरीफ के पैरों में शहबाज शरीफ गिर करके और वो उनके चरण छू करके, ये तस्वीर देख करके मेरा भी बड़ा खून खौला था, मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया था। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने समझाया कि मैं किस कौम में पैदा हुआ हूँ, मैंने समझाया कि मैं ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हूँ, मैंने समझाया कि हमारे यहाँ सारे इसी तरह के दगाबाज हुक्मरान आते रहे हैं, जो हुकूमत से जाते हैं तो चीगुवेरा बन जाते हैं, लेकिन जो हुकूमत में आते हैं तो कहते हैं मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने के लिए नहीं आया। ऐसे बेइज्जों से तारीख भरी पड़ी है। मैं ऐसे बेइज्जों की शान में गालियां तक बकना पसंद नहीं करता, जो लंदन से बैठ करके पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करते हैं, फिर वो नवाज शरीफ हों या अल्ताफ़ हुसैन। लेकिन मेरे भाई, इस मुल्क को चलाने वाले कोई हैं या नहीं है? मेरे दोस्त, आप नवाज शरीफ को इररेलेवेंट साबित करने की कोशिश करके महज लोगों को हंसने का मौका दे रहे हैं, बहुत माजरत के साथ। नवाज शरीफ इज वेरी मच रेलिवेंट टू दिस करप्ट पॉलिटिक्स। नवाज शरीफ ही वो आदमी है जो वहां लंदन में बैठ करके अगली तकर्रुरी को फाइनलाइज कर रहा है, और वो करेगा। और जो दूसरे हैं ना, जो कह रहे हैं कि मेरी मर्जी और मुताबिक, उनकी मर्जी से काउंसिलर ने नहीं लगना। आप करते रहिए, इधर जाइए उधर जाइए, इस चौक पे खड़े होकर शोर मचाइए, उस चौक पे खड़े होकर ट्रैफिक जाम कर दीजिए, होना कुछ नहीं है। मैं आपसे पहले दिन से कहता चला आ रहा हूं, और आपकी वो तमाम भविष्यवाणियां गलत साबित होती चली आ रही हैं, और मेरी सही, कि एक मुकर्ररा मुद्दत जो इस हुकूमत की है, उससे पहले हुकूमत ने कहीं नहीं जाना। आप जलसों से प्रेशर बढ़ा सकते हैं, ये आपका अंदाज सियासत है, और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रही है बात। लेकिन यही यहां का दस्तूर है मेरे भाई, कि जो आदमी डॉक्यूमेंट साइन करके भागा मुशर्रफ के दौर में, वो फिर वापस आया, कायदे तहरीक बनाया गया। अच्छा, वो आदमी अपना एक्सरे दिखा करके भागा इमरान खान के दौर में, और वही आदमी आज रेलेवेंट है, बाकी सब इररेलेवेंट हैं। इस तर्ज सियासत को आप क्या नाम देंगे यार? लेकिन एक, चलिए आपने कहा जी ये वक्त पूरा करेंगे, फैसले वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो ये पता चल रहा है सिद्दीक जान के नवाज शरीफ साहब बड़े नाराज़ हुए हैं कि आपसे आटे की कीमत नहीं कंट्रोल हो रही, डॉलर जो है वो 200 से नीचे नहीं आया, पेट्रोल आप सस्ता नहीं कर रहे इंटरनेशनल मार्केट में। उसामा मुझे प्लीज मुझे मुखल होने की इजाजत दीजिए, सिद्दीक जान की इजाजत के साथ। जी। ये कौन सा टोपी ड्रामा है यार, कि नवाज शरीफ वहां बैठ करके जो है वो गुस्सा दिखा रहे हैं? नवाज शरीफ में इतनी वो नहीं है जो उनके लीडर होने की वजह से उनको आनी चाहिए थी। वो गुस्सा दिखाते हैं कभी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और वो किसी माशूका की तरह से नाराज होकर के कमरे से चले जाते हैं। ये कौन बेवकूफ बनाता है यार हमें इस तरह की खबरें दे करके औल जुलूल? कभी गुस्से में नवाज शरीफ ने टिकट तो नहीं कटवाया पाकिस्तान का, कि लानत भेजता हूं मैं तुम सब पर, मैं जाऊंगा अवाम को रिलीफ देने के लिए, लानत भेजता हूं मैं तुम सब पर, मैं जाऊंगा मिफ्ता इस्माइल की नौकरी खा करके इसहाक डार जो है अवाम को रिलीफ देगा। ये कौन लोग हैं यार? ये कौन, अभी मेरे मुंह से ऑल फॉल निकल जाएगी, लाइव बैठा हूं मैं, कौन इस तरह की खबरें चलवा रहा है? और हम उसको बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं। ओ भाई, ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, ये सब मिल करके हमारी कब्र पे खड़े होकर के जमहूरियत की बांसुरी बजा रहे हैं, और हमें इस तरह के सवालात पूछ करके भी इन लोगों को एक स्पेस नहीं देना चाहिए, बहुत माजरत के साथ। चले मैं फैक्ट्स रख देता हूं, सवाल नहीं, फैक्ट्स रख रहा हूं जो खबरें हैं। सिद्दीक जान, आटा, लाहौर में आटा महंगा हो गया जी, चक्की मालिकान ने 8 रुपये महंगा कर दिया, 116 पर पहुंच गया। फैसलाबाद में सब्सिडाइज आटे की सेल्स पॉइंट पर, वहाँ पर महंगा हो गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आटा महंगा हो गया। ये सब खबरें हैं। और वजारत फूड सिक्योरिटी कह रही है जी मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। अगर ऐसा है, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, तो ये आटे की कीमत, ये गंदम की कीमत जो बुनियादी ज़रूरत है वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? यहाँ कोई 50 रुपये 100 रुपये की जब रोटी हो जाएगी तब ख्याल आएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कपड़े बेचने थे, और आज तो माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो वो अब लंदन जाके अगर बेचते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा मिल जाए, तो शायद वो कपड़े नहीं बिक रहे। क्या चक्कर है कि ये आटा ही नहीं कंट्रोल हो रहा? बाकी तो छोड़ दे, हम तो पेट्रोल और बिजली की बात करते करते थक गए थे, डॉलर की बात कर रहे थे, ये तो यानी खुराक तक बात आ गई है, और वो भी सबसे बुनियादी चीज़, सबसे बुनियादी। आप फल छोड़ दें, आप गोश्त छोड़ दें, चलें दालें भी छोड़ दें, आप सब्जी की भी ना बात करें, यानी खुश्क रोटी भी अब छीन रहे हैं आप। देखें, वो जिस तरह अभी नूर आरफीन साहब ने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब को किसी दिन ऐसा गुस्सा क्यों नहीं आता कि वो गुस्से में कहें कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान और बहुत हो गया, टिकट कटवाएं और पाकिस्तान आ जाएं सागडार को साथ बिठाकर। इसी तरह से कल हम क्योंकि फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद थे, इमरान रियाज खान साहब ने लगाया हुआ था, वहाँ पर एक खातून आई और उन्होंने जो पहले अल्फाज अदा किए वो तो मैं नहीं कह सकता वरना कैमरा का नोटिस आ जाएगा, लेकिन उन्होंने वो अल्फाज अदा करने के बाद कहा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं
कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, तो ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा? ये क्यों नहीं कहते कि बैरून मुल्क अपने असासे और जायदादें बेच दूंगा? तो कपड़े ना बेचें, अपने असासे और जायदादें बेचें, प्रॉपर्टीज़ बेचें जो बाहर हैं, और वो पैसा लेकर आएँ। जो महंगाई की आपने बात की, देखें बात यह है कि इस वक्त जो क्राइसिस है बलूचिस्तान में, क्राइसिस है बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है आटे की कीमत। यहाँ से ज़ाहिर है पंजाब से अब सिलाज उद्गान के लिए भी जा रहा है, स्मगल भी हो रहा है, वहाँ पे आटा जो है वो जो आपको पता है माफियाज हैं जो छुपा लेते हैं, जो स्टॉक कर लेते हैं, वो भी एक्टिव हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान साहब को हिस्सा देने के लिए आज और कल जो है वो मीटिंग हो रही है। तो जब हुक्मरानों की जो इस हुकूमत में तरजीहात ये हैं कि उनको इस चीज़ पर मीटिंग नहीं हुई, मौलाना साहब का इस बात पर बयान नहीं आया कि जनाब वो वहाँ पर आटा क्यों महंगा हो गया, बलूचिस्तान वालों को आटा क्यों महंगा मिल रहा है। मीटिंग आज और कल ये होनी है कि हमें कितना आप हिस्सा दे सकते हैं, कौन कौन सी वजारतें हमें आप वहाँ पर बलूचिस्तान में दे सकते हैं। जब हुक्मरान वो होंगे जो मुसलसल अपने करप्शन केसेस को सेटल करने के लिए, जो अपनी लूट मार को बचाने के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने ओहदों के लिए, अपनी वजारतों के लिए कर रहे होंगे, तो फिर यही होगा मुल्क के साथ जो हो रहा है। अवाम का तो बिल्कुल कोई भी नहीं सोच रहा, और अवाम जो है वो बेहाल है। और कल बल्कि हम कल या परसों किसी प्रोग्राम में ज़रा वो 10-12 चीज़ें भी हाईलाइट करेंगे जो कल जमात इस्लामी और अल खिदमत ने एक सेमिनार किया जिसमें उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया, और वो लोग जो सैलाब ज़्यादा इलाकों में गए हैं उन्होंने जो कुछ वहाँ पर बताया, और जो ज़ाहिर है हमारी टीमें भी वहाँ जाकर दिखा रही हैं, और जो हमारे ट्रांसमिशन में भी चीज़ें आ रही हैं वो बहुत खौफनाक हैं। लेकिन हुकूमत की कोई हमें इस हवाले से तवज्जो जो है वो नज़र नहीं आ रही। अभी हमने नैब केसेस का देखा, वो 50 केस तो वापस हो गए हैं, लेकिन कोई इजलास गंदुम पर हो जाए क्योंकि बुनियादी ज़रूरत है नूर आरफीन। और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जी हम #08 रुपये हम पेट्रोल जो है सस्ता करने जा रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, यानी 8 पैसे ये रिलीफ है उनके लिए। तो ये आटे के हवाले से भी कुछ इस तरह का बयान नहीं आएगा कि जनाब हम कोई 8 पैसे आटा सस्ता करने लगे हैं? कोई इजलास इस पर होना चाहिए, कोई लंदन में इस पर कोई मीटिंग हो जाए, यहाँ हो जाए, ये सबसे बुनियादी जरूरत है। और शहबाज शरीफ ने कहा था मैं कपड़े बेचूंगा। नहीं, मिफ्ता इस्माइल गरीबों के पेट पर लात मार करके, और अगर चाह रहे हैं कि उनके शान में कोई अच्छी अच्छी बातें की जाएं, तो मैं तो ऐसा करने से कासिर हूँ। मैं तो नहीं समझता कि इस बारे में कोई बात की जा सकती है, कोई शरीफाना गुफ्तगू हो सकती है। इसके बाद मैं ऑल फॉल तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कोई तुक तरीके की बात नहीं कर सकता। 8 पैसे क्या होते हैं? मिफ्ता इस्माइल को पता है कि पैसा पाकिस्तान में से तर्क कर दिया गया, अब रुपया चलता है, तो ये पैसे की टोपी ड्रामा देने की क्या ज़रूरत है? 8 पैसे जो आप कर रहे हैं, और आप पिछली दफ़ा ये भी एतराफ़ कर चुके कि ये जो सब्सिडी आप देते हैं, ये सब्सिडी दर हकीकत अमीरों को दी जाती है, गरीबों तक तो ये पहुँचती ही नहीं, ये उनका काम ही नहीं है। तो फिर ये पेट्रोल सब्सिडी, ये जो 8 पैसे आप जो इसमें रिडक्शन करके देने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा रिलीफ। आप ये एहसान भी मत कीजिए भाई, आप ये एहसान भी मत कीजिए, क्योंकि आलमी मार्केट में ये पहली दफ़ा तो नहीं होगा कि कीमतें कम हो रही हैं और आपने कीमतें बढ़ा दी। और अगेन हर हुकूमत की तरह आपके पास भी एक वही लगतरानी है कि जी पिछला वाला चोर था, अगला वाला डाकू आएगा, हम हाजी हैं, इसलिए हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को, और केड़ा रियासत, अच्छा इंटरनेशनल रिलेशंस में जो मैंने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी है, मुझे अब वो तमाम किताबें जलाने का दिल करता है। बहुत माजरत, चूंकि न्यूज़ अपडेट्स का मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। और ये सवाल हुकूमत के लिए कि जी अगर फूड सिक्योरिटी कह रही थी वाफिर मिकदार में मौजूद है विफाक और सूबों के पास आटा, तो फिर ये महंगा क्यों हो रहा है? ब्रेक लेते हैं। अब पता चला, अब पता चला। मौजूदा दौरे हुकूमत में 4-5 माह में वैसे तो बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए थे। महंगाई का रिकॉर्ड आप देखते हैं, डॉलर की कीमत आप देख लें, पेट्रोल का देख लें, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन एक और बहुत शर्मनाक हरकत हुई, शर्मनाक, सरकारी टीवी का जिस तरह इस्तेमाल हुआ और उसमें मजहबी मुनाफरत फैलाई गई। पाकिस्तान की तारीख में यह नहीं हुआ कि सरकारी टीवी पर काबीना का हिस्सा, यानी काबीना का मेंबर, वजीर बैठकर, मियां जावेद लतीफ साहब बैठकर वो सर्टिफिकेट बांट रहे हों कि जनाब इमरान खान तो मुसलमान ही नहीं है। ये इतना दुख और इतने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में पहले ऐसे हालात हैं तो सरकारी सतह पर पूरा मैनेज करके ये काम किया जाए। अब मरीम औरंगजेब साहिबा और मियां जावेद लतीफ दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये हो क्या रहा था पीटीवी में और किस तरह से जब से हुकूमत आई है दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अब सरकारी टीवी है और रियासत क्या सोच रही है, उसकी क्या यानी एक मामलात पर नज़र है और मुल्क में क्या देखा जा रहा है उन चीज़ों को, तो कोशिश ये होती है कि जनाब पीटीवी के थ्रू दुनिया तक ये पैगाम जाए।
हमारे साथ फैसल रहमान साहब है, सीनियर एंकर पर्सन है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया पीटीवी से। क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्या हुआ, प्रोग्राम क्या था उसमें, उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं से जानते हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। ये बताएं कि ये सारा मामला हुआ क्या आपने प्रोग्राम करना था, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का इमेज अहम इश्यूज़ पर, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर आपने इस्तीफा दे दिया? बहुत पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आपने बुलाया मुझे। बात ये थी कि देखिए, मैं हमेशा से, मेरा नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं। मेरे जो प्रोग्राम्स हैं बुनियादी तौर पे दे आर ईदर अबाउट इकोनॉमिक्स, एनर्जी या फ्लड्स के ऊपर मैं कर रहा था, या बुनियादी तौर पे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, रीजनल इश्यूज, इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर। बट पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मैं प्रोग्राम नहीं करता, और शुरू से था, बिकॉज आपको पता है पीटीवी में बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना। हुआ ये कि बुध के दिन में, मतलब हमारा सुबह डिसाइड हो जाता है ग्रुप में कि आज क्या प्रोग्राम हमने करना। हमने मंगल को किया था प्राइम मिनिस्टर के एससीओ विजिट के ऊपर, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर हमने ये किया कि जो बुध को हमने उसका फॉलो अप लेना था, क्योंकि उसमें क्लाइमेट चेंज पे बात होनी थी, उसमें मुख्तलिफ और इश्यूज पे बात होनी थी, उसमें बात होनी थी फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, खास करके जो 40-45 लाख बच्चे और खवातीन अब बीमार हैं। सो वी वर थिंकिंग कि चीन क्या हेल्प करेगा, रूस क्या हेल्प करेगा, किन हवालों से क्या बात होगी, एंड दिस इज हाउ वी प्रिपेयर्ड। बट द टाइम मैं जब पहुंचा हूँ तकरीबन ऑफिस, तो मुझे 8:45 बजे के करीब बताया गया। अभी 8 से 9 में 4 दिन प्रोग्राम करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को। तो मुझे इन्होंने कहा कि जी आज टॉपिक चेंज हो गया और इमरान खान का करना है कुछ। मैंने कहा इमरान खान का क्या करना है? इन्होंने कहा जी बस वो, एनीवे आई स्पोक टू द चैनल हेड, यू नो, और उसने मुझे कहा कि इमरान खान को रगड़ा लगाना है। मैंने कहा रगड़ा किस चक्कर में लगाना है? और क्योंकि मैं देख रहा था 3-4 दिन से हो क्या रहा था, मतलब फजूल में लोग बैठ के वो बातें कर रहे थे, और मिनिस्टर्स और सीनियर लोग, और टेलीविजन स्टेज टीवी है ये। सो आई सेड यार ये कुछ ठीक नहीं। खैर मैंने एससीओ पे आधा प्रोग्राम किया, और जो बाकी के 15 मिनट उसमें 1-2 सवाल इमरान खान के बारे से बड़ा तमीज के दायरे में रह के किए। बट यू नो व्हेन आई केम बैक होम, मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू गो ऑन। सो आई सिंपली रोट अ 4-5 लाइनर, और मैंने वो उसको ग्रुप में डाल दिया, और विद इन नो टाइम वो एक्सेप्ट हो गया, बिकॉज आई वाज टेकन आउट ऑफ द ग्रुप, यू नो, आई वाज रिमूव्ड, जो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये हुआ, और फिर मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट बोला जो मेरे दिल की आवाज़ थी। मैं बड़ा, मैं आई वाज अंडर प्रेशर एंड आई वाज इमोशनल एंड आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है इस मुल्क में ना। एक तरफ दुनिया मर रही है, सैलाबों के ऊपर 3 महीने पहले से मिटने का हुआ था, कुछ उनका ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिवाय एक काम, इमरान खान बैशिंग। मैंने ना मुशर्रफ का दौर देखा है पीटीवी में, मैंने पीपल्स पार्टी का दौर देखा है, मैंने नून लीग का दौर देखा है, मैंने पीटीआई का दौर देखा है। इस दौर में जो नून लीग कर रही है, this was too much below the belt, and I thought कि no भाई, somebody has to take a stand, because बाकी तो कोई नहीं करेगा। So मेरा अंदर से आवाज थी कि no, this is not on. So I simply chose to leave rather than to be a part of this entire game. सर फैसला, आप इतनी चीज़ें, इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते हैं, इकोनॉमिक्स को, इन चीज़ों को देखते हैं, तो आपको दुख नहीं होता कि हमारे जो रियासती इदारे हैं किस तरह से तबाह, और आप बता रहे हैं इतने अदवार देखे, लेकिन दिस इज़ वर्स्ट, इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा कि हमने हर इदारा, स्टील मिल से लेके वापडा हो, पीआईए, रेलवे, हमने अब ये पीटीवी है और उसको भी तबाह करने के दर पे है। फिर हम कहते हैं जी ये इदारे तबाह हो गए, तो वहाँ पर जो बैठे हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो बेचारे या आपकी तरह रिजाइन करके चले जाएं, वरना यह है कि जो ऊपर से कहा जा रहा है वो आप करेंगे, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा, क्योंकि हु इज गोइंग टू गो अगेंस्ट इट? कोई भी नहीं जाता। मैं खुद देखता हूँ, हैरान होता हूँ कभी उन एंकर्स के ऊपर। सच्ची बात है, जो कभी एक हुकूमत में होते हैं तो उनके प्रो होते हैं, फिर अगली हुकूमत आती है उनके प्रो होते हैं, मर्जी के लोग आ जाते हैं, टोटल सियासी बेसिस पे सिलेक्शन होती है, चाहे वो एक लोअर लेवल पे हो चाहे टॉप मैनेजमेंट लेवल पे हो। टोटल कोई मेरिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, देखिए जी, मैं 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस इदारे के साथ, मतलब इस पर्टिकुलर अंग्रेजी चैनल के साथ। टोटल मुझे 14-15 साल पीटीवी के मेरिट, मेरे 8 प्रोग्राम वीकली असल में मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है। हालांकि मैं 16, 18, 20, क्योंकि 4 दिन बनता है वीक का, मैं करता हूँ। 16 तो होते ही होते हैं ना, कभी 18 भी हो जाते हैं, 31 का महीना हो जो भी। आप देखें कि मेरा एक, बल्कि उल्टे टैक्सेस का वो ब्रैकेट्स बढ़ाया तो कम हो गया ना। मैंने इनको बोला कभी ना, इन्होंने किया, क्योंकि मेरिट बेस्ड कोई चीज होती नहीं है। आप एजुकेशन देखते हो, आप अगले बंदे की प्रेजेंस देखते हो, बातचीत देखते हो, नॉलेज देखते हो, यू नो देयर इज अ प्रॉपर। मैंने इतना, मेरी उम्र गुजर गई है 23-24 साल इन मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया, बाय द वे।
मैं जब से पहला टेलीविजन चैनल इंडस टीवी आया था मैं उसके साथ था, फिर इंडस विजन, इंडस म्यूजिक, इंडस न्यूज आया, फिर मैंने स्टार्ट किया TV 1। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ वक्त न्यूज फॉर अबाउट अ ईयर, एक साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट बाहर चला गया, लेकिन बाकी सारा टाइम मेरा PTV के साथ गुजरा एंड आई गेव माय 100%। बट ये जो इदारों की आपने बात की, तो यार बर्बादी की वजह क्या बनी इन इदारों की, चाहे वापडा हो, चाहे अब OGDCL की एक नई स्टोरी आ रही है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी, अब चल गई होगी ऑलरेडी। लेकिन फैसल साहब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, चले करना ही था, ये रगड़ा लगाना जी इमरान खान को, वो लगा रहे हैं आप, टिकटॉकर्स को पैसे देकर आप रगड़ा लगा रहे हैं, आप और बड़ी जगहों पर पैसे देकर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। PTV दूसरा जिस तरह आप बता रहे हैं उर्दू है, इंग्लिश का तो बेसिकली मकसद ये होगा ना, हमारी तो ऑडियंस अंग्रेजी उतनी नहीं है कि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली किया जा रहा है, तो ये तो कॉन्सर्नेट लेवल की भी सोच नहीं है कि आप एक पाकिस्तान सरकारी टीवी पर इस चैनल का देखें, दिस वाज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के जितने सीनियर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो देखते हैं, आपके डिप्लोमेट्स देखते हैं, जितने एम्बेसडर्स हैं, मैंने क्योंकि मिलना मिलाना होता है, देखा होता है, तो सब जानते हैं, इस वजह से ज्यादा है कि आप का वो है वो। तो पाकिस्तान के इश्यूज और ये सैलाब के दिनों में हमारा टोटल फोकस ये था कि इंटरनेशनल एड मिले, असल इश्यूज पे बात कि बैठ के मैं इमरान खान साहब को रगड़ा दूं, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, देयर इज नो डाउट। देखिए मेरी पर्सनल एफिलिएशन हो सकती है कि मैंने अगर जिंदगी में वोट्स दिए तो 2 ही दफा दिया, और वो दोनों दफा PTI को दिया, बगैर देखे कि कौन इंतखाब लड़ रहा है, सिर्फ बल्ला देखा और ठप्पा लगा दिया इत्तेमाद पे। लेकिन मैंने आज तक ये टिल्ट अपने टीवी पे कभी नहीं देखा। मैंने, आप भी नोट करोगे कि मैंने कि प्रो इमरान खान हो जाऊं या मैं प्रो नून लीग हो जाऊं, मैंने PTI के दौर में PTI की जो अगर गलत बात है तो उसको भी बयान किया, मैंने इनके दौर में इनको भी रगड़ा लगाया कि भाई मतलब ये क्या हो रहा है। बट फिर मैंने अभी सोचा कि अगर मैं अभी बैठ के प्रोग्राम पे बात करूंगा तो बात मेरे प्रोड्यूसर्स पे आएगी, मेरे पूरा जो मेरा एंटायर हमारी टीम है उस पे आएगी, व्हिच इज वाज़न्ट एक्सेप्टेबल टू मी एंड आई रादर चोज कि मैं एक पर्सनल कैपेसिटी में करूंगा। और माशाल्लाह है मुझे इतनी सपोर्ट मिली है, फैमिली फ्रेंड्स क्या, और आपको पता है मेरा ट्विटर अकाउंट भी नहीं है, बनाया था एक जमाने में, इस्तेमाल मैं नहीं करता, ये तो मैंने अपने फेसबुक पे ऊपर जो कि लॉक्ड प्रोफाइल है, आप चेक कर लो, उसके ऊपर चंद दोस्तों को इनबॉक्स किया और अपना वो एक थोड़ा सा लगाया, और ये वहां से पिक हुआ है। मुझे तो अंदाजा नहीं था जिस तरीके से वायरल हुआ है और जिस तरीके से मुझे रिस्पांस मिला है दुआओं के साथ। चलिए सर, हमारी भी सपोर्ट आपके साथ है। चूंकि ब्रेक का भी वक्त होने वाला है, तो सदीक जान, मैं आपसे भी, नूर आरफीन से हमारे साथ चूँकि फैसल रहमान साहब भी हैं इनकी मौजूदगी में ही, अगर आप सवाल करना चाहें तो भी, लेकिन ये तो सदीक जान पता चल रहा है कि यानी रगड़ा लगाओ जी इमरान खान को, इंटरनेशनली आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? लोग शराब में डूब रहे हैं बजाय इसके कि पूरी दुनिया में जिस तरह बता रहे हैं, एम्बेसडर्स देख रहे हैं, दीगर लोग देख रहे हैं, तो कितनी छोटी सोच है, आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप मुसलसल रगड़ा लगा रहे हैं लेकिन कोई जगह रह ना जाए। बिल्कुल, एक तो आवाम के टैक्स के पैसों से चल रहे PTV, और फैसल रहमान साहब ने ज़बरदस्त काम किया, इनकी इज़्ज़त एहतराम में इजाफा हुआ, लोग जिस तरह से इनसे मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं, ये मैसेज सब PTV में काम करने वालों के लिए है कि अगर आप बजाय इसके कि जो है वो चंद हज़ार की नौकरी के पीछे आप इस तरह के जो है वो घिनौने इनके इक़दाम में सहूलतकार बनेंगे तो लोगों में आप अपनी इज़्ज़त कम करेंगे, और अगर आप इनकी नौकरी को छोड़कर और गलत काम करने से इनकार करेंगे तो लोगों में आपकी इज़्ज़त एहतराम बढ़ेगा, और राज़िक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ये शरीफ ख़ानदान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 2 लोगों को मैं जानता हूँ PTV में, एक PTV में काम करने वाले थे, उनकी एक तस्वीर आ गई तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ बैठे हुए नाश्ता करते हुए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। एक और एंकर थी, उन्होंने एक ट्वीट रीट्वीट कर दिया जो कि तासुर मिला कि नून लीग के खिलाफ है, तो उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त PTV के अंदर। फैसल रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। मुझे बता रहा है हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आरफीन नामा होगा और उसमें आपके सामने रखेंगे कि जनाब एडिशनल IG सिंध ने क्या कहा है कि कराची के अहलियान कराची ख़ुद अपने दुश्मन हैं, तो कोई पुलिस का, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, पीपल्स पार्टी को आप इल्ज़ाम ना दीजिए, MQM को ना दीजिए, PDM में शामिल जितनी जमातें इनको मत दीजिए, कराची वालों आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं तमाम हालात के। ये एडिशनल IG साहब ने ये इंकशाफ किया है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्यों उन्होंने ये कहा है, बात करेंगे आरफीन नामा में इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला कहते हैं एडिशनल IG सिंध, उनका इंकशाफ, और अब लाखों की तादाद में जिस तरह आरफीन नामा सिर्फ सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी तादाद में देखा जाता है, और ज़ाहिर है कि आप इस सेगमेंट को इतना पसंद करते हैं क्योंकि आरफीन कोई लगी लिपटी नहीं रखते,
तो आरिफीन, ये जो आपने सुना, जब पहला आपका रिएक्शन क्या था ये जब आपने बात सुनी कि जी ये कराची वाले खुद अपने दुश्मन हैं, बाकी जगहों पर भी है? क्योंकि ये मुझे एक हुस्न नज़र आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का। मैंने भी जब कभी इनसे सवाल किया तो ये कहते हैं जी आपको बाकी मुल्क में नज़र नहीं आता कि वहाँ भी मसाइल हैं, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है जी, फ़लाँ जगह नहीं है, सेहत का आप यहाँ कहते हैं फ़लाँ जगह भी है, आप फोकस क्यों करते हैं कराची और समेत सिंध को? पहला रिस्पॉन्स जो इसे फातिरुल अक्ल किस्म के बयान को सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया था वो मैं बता नहीं सकता, पैमरा का नोटिस आ जाएगा। दूसरी बात ये कि इन मौसूफ का नाम है जावेद आलम ओढ़ू। मैं किसी किस्म की लिसानी तासुब की बात नहीं कर रहा। इन मौसूफ का एक साउंड बाइट का एक टुकड़ा वो भी था जो अभी चला नहीं है, और उसमें उन्होंने ये शहर में उर्दू बोलने वालों को अक़लियत साबित किया। ना मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पसंद करता था ना पसंद करता हूँ। रूए ज़मीन से सियासत का खात्मा हो जाए, मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की या MQM की या फलाने की तारीफ करूंगा। लेकिन इस आदमी ने हमारे शहर में बैठ करके और हमें ही अक़लियत साबित करने की कोशिश की है। ये बता रहा है इंटीरियर से आते हैं, फलान से आते हैं, वहाँ हमारे पठान भाई आते हैं, उनकी तादाद 65% है, हम 35% हैं। यहाँ कोरंगी 2.5 नंबर पे आंखों का अच्छा अस्पताल है, नहीं तो इंडस अस्पताल से भी आपका इलाज अगर आप करवाना चाहें, अगर आप राजी हों। आप इस वक्त जिस जगह बैठे हैं, आप वाहिद आदमी नहीं है जिसके सर में ये सौदा खन्नास सवार हुआ है कि कराची वाले अक़लियत में है। ये कराची तुम्हारा पूरा मुल्क चलाता है। कराची है तो पाकिस्तान है। ये सारी अकड़ फन्ने खानी सिर्फ कराची के दम पर है, और अगर कराची से ये टैक्स नहीं मिला तो तुम्हारे आसपास चलने वाली मोबाइलें भी नहीं चल पाएंगी। ये जितनी आसपास लेकर के घूमते हैं ना, ये चेली चापड़, जुल्फ़िकार मिर्जा भी लेकर के चलते थे MQM वालों के दौर में। मैं उस वक्त भी अकेला चलता था और मैं आज भी अकेला चलता हूं। अपने आसपास से ये फिरौनों की ये जो फौज है, ये अपने खुशामदियों का टोला है, ये मोबाइल हैं, इनको हटा करके कभी एक दिन मेरी जिंदगी जी करके देखो, मैं तुम्हें बताता हूं आप हो गए IG। फातिरुल अक्ल किस्म का बयान दे करके कह रहे हैं कराची वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कराची का ताजिर वावेला कर रखता है। कराची के ताजिर के मुंह में अगर जुबान होती तो वो आपको वहां से उठने नहीं देता। क्या गलत कहा कराची के ताजिरों ने कि 108 थाने की पुलिस क्या झक मार रही है? हक बात यह है कि पुलिस सिर्फ रिश्वत ले रही है, पुलिस सिर्फ सियासतदानों की VVIP ड्यूटियां कर रही है और आप उसमें शामिल हैं। आप कराची से बाहर से आकर के हमारे सरों पे बैठ के हमें हमारी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि यहां वालों को, इन मटरवों के लीडरों को हराम मुंह लग गया था, जिसके बाद इनका सफाई हस्ती से मिटाया जाना लाजिम था और वो मिटे। लेकिन इस चक्कर में ये शहर बेचारा लावारिस हो गया है। मजीद फरमा रहे हैं CPLC के मुताबिक कराची में क्राइम के वारदातें कम हुई हैं। पिछले बरस 18,000 गाड़ियां छीनी गई थी, इस साल छीनने वाली गाड़ियों की तादाद 13,000 है। एक गाड़ी हक हलाल के पैसों से, एक CD70, एक मोटरसाइकिल खरीद के दिखाओ। सरकार के पैसों पे ये लाल गुलाबी बातें करने वाले तुम आखिरी आदमी नहीं हो। और YouTube पे लिखो नूरुल आरफीन विद CCPO IG चौधरी असलम। जिस वक्त उनसे बात करते हुए आदमी को मौत आती थी, मैंने सामने बिठा करके कहा था कि आप जैसे SSP 250 रुपए में बिकते हैं। YouTube पे अभी तक मौजूद है, YouTube पे अभी तक मौजूद है। मैंने IG साहिबान के दफ्तर में बैठ करके ऑन एयर उनसे सवाल पूछा है कि एक रिश्वतखोर महकमे का सरबराह कैसे अपनी मौजूदगी को जस्टिफाई कर सकता है। YouTube खोलो, चेक करो मैंने ये कहा है या नहीं कहा है। और आप तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं है जो आकर के चले गए। फरमा रहे हैं सैलाब मुतासरीन को कंट्रोल न किया तो मुश्किलात बढ़ेंगी। इस बात के ऊपर अगर बात हो गई ना तो बड़े मामलात हैं। दनदनाते फिर रहे हैं लोग इसलिए कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे दोस्त हैं, उनकी मदद हम पर फर्ज है। लेकिन उन्हीं में से जराइम पेशा अनासिर निकल करके पूरे कराची में जो फैल रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन करने की तौफीक कौन करेगा? ये मुर्तजा वहाब जो बिलावल की चाकरी से जिसको फुर्सत नहीं मिलती। इस पूरी बारिश में मुर्तजा वहाब के नाम का मीम मिला था। मेरे एक सिविल अस्पताल के, अब्बासी अस्पताल के प्रोग्राम के बाद भागते फिर रहे हैं। कराची में कौन है जो जाकर के इन वारदातों को रोकेगा? कराची की पुलिस। अभी मैं बताता हूं आगे। फरमा रहे हमने बहुत सी जगह कैमरा सिस्टम लगाए जिससे सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है। मुकम्मल झूठ, मुकम्मल झूठ। मैं बताता हूं आपको, ये खबर चलाओ यार।
स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें। पुलिस ने ताजिरों को नोटिस दिया है कि आप सीसीपीओ के हुक्म के मुताबिक, आईजी के हुक्म के मुताबिक, पुलिस डिपार्टमेंट के हुक्म के मुताबिक कैमरे लगाए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या किया है आपने? आरिफीन, हम कोशिश करेंगे कल अगर हो सके बात करें, क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। हमें यहीं पर प्रोग्राम जो है क्लोज करना होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।